नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं शुभ्रा सुमन। परीक्षा की घड़ी आ गई है। जी हां, मध्य प्रदेश में आज से बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। परीक्षा सुबह 8:30 बजे से 11:30 बजे तक होगी। करीब 20 लाख छात्र परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। इसके लिए 7,326 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 705 संवेदनशील और 298 अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र घोषित किए गए हैं। परीक्षा में पहली बार सीईओ और जिला पंचायत के नोडल अधिकारी निगरानी करेंगे। वहीं परीक्षा के दौरान 50,000 शिक्षकों और गैर शिक्षक कर्मचारियों का 2-2 लाख रुपए का बीमा कराया जाएगा। हाई सेकेंडरी की परीक्षा में इस वर्ष और हाई स्कूल परीक्षा में दोनों मिलाकर के कुल लगभग 19,99,000 परीक्षार्थी सम्मिलित हो रहे हैं। इन परीक्षाओं को संपन्न करने के लिए पूरे प्रदेश में हाई स्कूल हाई सेकेंडरी दोनों को मिलाकर के लगभग 7,000 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। तो जाहिर है, परीक्षा की वजह से छात्र तनाव में होंगे। ऐसे में छात्रों को सचिन तेंदुलकर की बातों को ध्यान में रखकर परीक्षा देने जाना चाहिए। 2 दिन पहले रविवार को पीएम के साथ मन की बात में सचिन ने छात्रों को क्या संदेश दिया था, आइए आपको सुनवाते हैं। मेरा एक ही मैसेज है आपको कि आपसे एक्सपेक्टेशंस आपके माता पिता करेंगे, आपके टीचर्स करेंगे, आपके बाकी के फैमिली मेंबर्स करेंगे, दोस्त करेंगे। जहां भी जाओगे सब पूछेंगे कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, कितने परसेंट आप स्कोर करोगे। यही कहना चाहूंगा मैं कि आप खुद अपने लिए कुछ टारगेट सेट कीजिएगा। किसी और के एक्सपेक्टेशन के प्रेशर में मत आइएगा। आप मेहनत जरूर कीजिएगा, मगर एक रियलिस्टिक अचीवेबल टारगेट खुद के लिए सेट कीजिए और वो टारगेट अचीव करने के लिए कोशिश करना। मैं जब क्रिकेट खेलता था तो मेरे से भी बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होते थे। पिछले 24 साल में कई सारे कठिन मोमेंट्स आए और कई बार अच्छे मोमेंट्स आए, मगर लोगों के एक्सपेक्टेशंस हमेशा रहते थे और वो बढ़ते ही गए। जैसे समय बीतता गया, एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ते ही गए। तो इसके लिए मुझे एक सॉल्यूशन फाइंड करना बहुत जरूरी था। तो मैंने यही सोचा कि मैं मेरे खुद के एक्सपेक्टेशंस रखूंगा और खुद के टारगेट्स सेट करूंगा। अगर वो मेरे खुद के टारगेट्स मैं सेट कर रहा हूं और वो अचीव कर पा रहा हूं, तो मैं जरूर कुछ ना कुछ अच्छी चीज देश के लिए कर पा रहा हूं। तो सचिन की बात आपने सुन ली। परीक्षा के दौरान तनाव कैसे कम करें, ये भी हम आपको बताते हैं। परीक्षा के दौरान नर्वस ना हो, आत्मविश्वास बनाए रखें, ये बहुत ही अहम है। अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें, शेड्यूल मिस ना करें, समय से पहले सेंटर पर जरूर पहुंच जाएं। खान पान में संतुलन जरूर बनाकर रखें, क्योंकि स्वास्थ्य है तभी आगे पढ़ाई। पूरी नींद से लेट तक ना पढ़ें। सोच सकारात्मक रखें, रिएक्ट करने से बचें। अगर कोई पेपर खराब हुआ तो दूसरे पेपर की बेहतर तैयारी करें। आगे बढ़ रहे हैं। आम बजट से निराश मिडिल क्लास को तेल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमतों में कमी करके थोड़ी सी खुशी दी है। बजट से निकले नफा नुकसान को मापने में लगे आम आदमी को उस वक्त थोड़ी राहत जरूर मिली जब तेल कंपनियों ने ऐलान किया कि पेट्रोल की कीमतें कम होने जा रही हैं। हालांकि तेल कंपनियों ने आम लोगों को मीठी और कड़वी गोली एक साथ खिलाने की कोशिश की है। पेट्रोल के दाम कम जरूर हुए हैं, लेकिन डीजल महंगा हो गया है। पेट्रोल 3 रुपए 2 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ है, जबकि डीजल 1 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। आधी रात से नई कीमतें लागू हो गई हैं। भोपाल में पेट्रोल 61 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर मिलेगा, जबकि डीजल 52 रुपए 31 पैसे प्रति लीटर। नई कीमतों के हिसाब से रायपुर में पेट्रोल 60 रुपए 15 पैसे प्रति लीटर और डीजल 48 रुपए 44 पैसे प्रति लीटर। बात करेंगे इंदौर की, जहां के अरविंदो अस्पताल के एक महिला डॉक्टर ने अपने साथी डॉक्टर पर रेप का आरोप लगाया है। आरोपी डॉक्टर के खिलाफ महिला थाने में मामला भी दर्ज कर लिया गया है। आरोपी डॉक्टर पीड़ित डॉक्टर का बचपन का दोस्त है। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर की तलाश शुरू कर दी है। आरोपी उत्तर प्रदेश के कन्नौज का रहने वाला बताया जा रहा है।
तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं इंदौर से, जहां पर अरविंदो अस्पताल की एक महिला डॉक्टर ने अपने एक कलीग पर रेप का आरोप लगाया है। आरोपी डॉक्टर के खिलाफ महिला थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बचपन का दोस्त बताया जा रहा है इस महिला का, और मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर की तलाश शुरू कर दी है। अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है ये आरोपी डॉक्टर, और बताया ये जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के कन्नौज का ये रहने वाला है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इंदौर से। और शरद व्यास हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं इस बड़ी खबर पर। शरद, क्या जानकारी अब तक मिली है? डॉक्टर जो आरोपी है पुलिस की गिरफ्त में अभी तक नहीं आया है। पीड़ित ने क्या कुछ कहा है अपने रिपोर्ट में? तो शरद से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल महिला डॉक्टर से रेप का यह मामला सामने आया है। आरोप लगा है उसके ही एक कलीग पर, और बचपन का दोस्त बताया जा रहा है जिस पर रेप करने का आरोप लगा है। शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, क्या खबर मिल रही है? अपडेट क्या है इस पूरे मामले में? तो ये पूरा मामला जिसमें अब इन्वेस्टिगेशन आगे चलेगी, पुलिस लगातार कोशिश ये कर रही है कि आरोपी डॉक्टर को गिरफ्त में लिया जा सके। फिलहाल वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। केस दर्ज होने के बाद से ही आरोपी डॉक्टर की तलाश जारी है। और यहाँ पर भी फिर से एक बार वैसा ही मामला सामने आया है, जहाँ पर खुद के जानने वाले ने महिला के साथ रेप किया है, ये आरोप लग रहे हैं। बचपन का दोस्त बताया जा रहा है। अब धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी। केस दर्ज हो चुका है। फिलहाल पुलिस अपना काम कर रही है। पुलिस आरोपी डॉक्टर की तलाश कर रही है। ये आरोपी यूपी के कन्नौज का रहने वाला बताया जा रहा है। शरद हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। शरद, अगर आपको आवाज मिल रही हो, अपडेट क्या है इस मामले में? देखिए, इस पूरे मामले में अपडेट ये है कि फिलहाल अभी तक जो युवक है, जो आरोपी जिसे बताया गया है, वो अंकुर दीक्षित, वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया। पूरा मामला कल देर रात यहाँ पर पुलिस थाना महिला थाने में दर्ज किया गया। महिला डॉक्टर ने बताया है कि वो दोनों साथी है और लंबे समय से कुछ इस तरह की बात हो रही थी, जिसके बाद उसे ऐसा लगा कि उसके साथ धोखेबाजी के साथ उसके शादी का बहाना बना के उसका बलात्कार किया जा रहा है। इस पूरे मामले को शिकायत दर्ज की गई है। पुलिस यहाँ पर जांच में भी जुटी, साथ ही साथ आरोपी को पकड़ने में जुटी। जब आरोपी पकड़ा जाएगा तो उसके बाद पता चलेगा कि आखिरकार माजरा क्या था। लेकिन आरोपी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, इसलिए पुलिस ने एक टीम उत्तर प्रदेश भी भेजी है। कहाँ पर छापे मार रही है पुलिस, शरद? क्या उत्तर प्रदेश में? देखिए, चूंकि अरविंदो अस्पताल इंदौर का बड़ा अस्पताल है, तो उसमें हॉस्टल्स के साथ साथ इंदौर शहर के कई क्षेत्रों में तक उसके साथियों से पूछताछ की जा रही है। चूंकि आरोपी जो उत्तर प्रदेश के कन्नौज का रहने वाला है, इसलिए एक टीम कन्नौज भी भेजा गया है, यानी कि 2 से 3 टीमें। लेकिन चूंकि आरोपी ज्यादा पढ़ने लिखने वाला है, इससे ज्यादा शातिर नहीं हो सकता है, इसलिए उसे आसानी से पकड़ा जा सकेगा। जी, शुक्रिया आपका शरद इस जानकारी के लिए। ग्वालियर में बोरे में बंद मिले 4 शवों की मर्डर मिस्ट्री की पहेली को पुलिस ने सुलझा लिया है। चारों शव एक ही परिवार के हैं। पुलिस की माने तो हत्या अवैध संबंध के चलते हुई है, लेकिन एक महिला और उसकी 2 मासूम बच्चियों को उसकी महिला रिश्तेदार के साथ इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतारने वाला कातिल आखिर कौन है? पुलिस के लिए पहेली ये बात बनी हुई है। शक की गुत्थी सुलझाने वाली पुलिस को कातिल का सुराग नहीं मिल रहा है। धागे के सहारे पुलिस कातिल की तलाश कर रही है। घर के अंदर हुए 4 कत्ल, बाहर बोरे में बंद मिले शव। क्या है 4 शवों की मर्डर मिस्ट्री? क्यों नहीं मिल रहा कातिल का सुराग? ग्वालियर में एक साथ हुए 4 मर्डर की गुत्थी अब तक नहीं सुलझ पाई है। इस मर्डर मिस्ट्री ने पुलिस को भी हिला कर रख दिया है। पुलिस के सामने पहली बड़ी चुनौती थी चारों शवों की शिनाख्त की। तहकीकात में पता चला कि अलग अलग बोरियों में बंद चारों शव एक ही परिवार के हैं, जिनकी बड़ी ही बेरहमी से हत्या की गई। फिर पुलिस को गुमराह करने के लिए इसे बोरियों में पैक कर दिया गया। जो भी इसमें शुरुआती साक्ष्य मिले, उसमें पुलिस को ये तो पता था कि किसी नज़दीकी व्यक्ति का हाथ है। ये एक ही घटनाक्रम के अलग अलग हिस्से हैं, लेकिन अंतिम तौर पे पुष्टि के लिए ये जरूरी था कि उस महिला की पहचान हो। अब जबकि उस महिला की भी पहचान हो गई है, इस बात की काफ़ी प्रबल संभावना है कि देर रात तक पुलिस उन आरोपियों तक भी पहुँच जाए। महिला के शव के पास मिली फैमिली फोटो से इनकी पहचान हुई। फोटो में महिला अपने 3 बच्चों के साथ दिखाई दे रही है। फोटो से सुराग तलाशने में जुटी पुलिस को देर शाम महिला का बेटा अजीत गोस्वामी मिल गया, जो पुलिस को चीख चीख कर बताने लगा कि शव उसकी मां रिंकी गोस्वामी और 2 छोटी बहनों के हैं। चौथा शव भी रिंकी के रिश्तेदार का निकला। दरअसल रिंकी गोस्वामी की शादी आगरा में हुई थी। शादी के चंद सालों बाद रिंकी अपने पति से अलग होकर अपने रिश्ते के फूफा के साथ ग्वालियर के घास मंडी इलाके में रहने लगी। वो ग्वालियर थाने के पास चूड़ियों की दुकान लगाती थी। 3 दिन पहले रिंकी का अपने फूफा पूरन से जमकर झगड़ा हुआ,
तो मामला थाने तक जा पहुंचा। पुलिस ने पूरन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पूरन के जेल जाने के तीसरे दिन ही रिंकी को 2 बेटियों के साथ मौत के घाट उतार दिया गया। महिला का नाम मैं तो नहीं जानता, ये 5 लोग थे, मैयो बिटिया और बिटिया के 3 बच्चे थे, 2 लड़की 1 लड़का। कुछ नहीं, वो कमरा किराए से दे दो, ले लिया उसने। 1 महीना का एडवांस दे दिया था, 1 महीने किराया दिया। तो मैंने कही इनकी लड़ाई होती थी इनमें आपस में, ये फूफा मुफन में इनमें आपस में होती। हत्यारे ने पुलिस को गुमराह करने के लिए शवों को बोरों में भरकर पीले और नीले धागे से सिलकर बड़े ही इत्मीनान से फेंका। चारों शवों की शिनाख्त के बाद पुलिस अब धागे के सहारे ही कातिल की तलाश में जुटी है। आखिर हत्यारा कौन है? हत्या कर शवों को बोरे में बंद कर अलग अलग जगह पर क्यों फेंका गया? ऐसे हजारों सवाल हैं जिनके जवाब मिलने अभी बाकी हैं। सुशील कौशिक के साथ जी मीडिया, ग्वालियर। और इस खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं जी मीडिया संवाददाता सुशील कौशिक। सुशील, क्या कुछ ये पूरा मामला अब तक पुलिस बता रही है? क्या ये पुष्टि हो चुकी है इस बात की कि सभी जो शव हैं एक ही परिवार के हैं? देखिए शुभ्रा, ये जो शव है लगभग ये साफ हो चुका है कि ये एक ही परिवार के हैं। ये महिला रिंकी गोस्वामी नाम है इसका, और इसके साथ जो 2 बच्चे थे वो इसकी दोनों बच्चियां हैं, और इसके अलावा जो तीसरी महिला है वो इनकी माँ है। तो ये साफ हो चुका है कि ये चारों एक ही परिवार के सदस्य हैं। रिंकी का पति जो है करीब 1.5 साल से आगरा रह रहा है, ये रिंकी अपने पति से अलग रह रही है। पुलिस ने ये रात को साफ किया है इस मामले में कि ये अवैध संबंधों को लेकर ये हत्या हुई है, पूरा यही मामला है। और रिंकी गोस्वामी के बारे में पुलिस ने बताया है कि ये अपने फूफा के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही थी, और कुछ दिन पहले ही फूफा से झगड़ा हुआ, उसको जेल पहुंचा दिया है इसने मामला दर्ज करवा के, और उसी का बदला लेने के लिए फूफा के भांजे सहित अन्य लोगों ने जो है इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है। पुलिस देर रात तक इन आरोपियों को तलाश रही थी, और संभवतः आज शाम तक पुलिस सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इस मामले का और जो बाकी पहलू रह गया है उसको भी साफ कर देगी। लेकिन रात तक जो है ये साफ हो चुका है कि ये एक ही परिवार था, और इस हत्या के पीछे अवैध संबंध वजह बने हैं। शुभ्रा, इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी और परतें भी खोलेंगी इसकी। शुक्रिया आपका सुशील इस जानकारी के लिए। सुकमा से लौटते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का हेलीकॉप्टर अचानक हवा में लड़खड़ा गया। हेलीकॉप्टर करीब 150 फीट नीचे आ गया। हालांकि पायलट की सूझबूझ से हादसा टल गया और रायपुर में सीएम के हेलीकॉप्टर की सुरक्षित लैंडिंग हुई। लेकिन उस दौरान हेलीकॉप्टर में सवार शिक्षा मंत्री केदार कश्यप समेत दूसरे लोगों के दिल की धड़कनें तेज हो गई। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई थी, लेकिन पायलट ने हेलीकॉप्टर को मैनुअल मोड पर ऑपरेट करते हुए रायपुर सुरक्षित लैंडिंग करवाई। ऑगस्टा वेस्टलैंड का ये हेलीकॉप्टर 8 साल पुराना बताया जा रहा है। और आइए आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ हुआ है घटनाक्रम। दरअसल सोमवार शाम 4:25 पर सुकमा से सीएम रवाना हुए थे। शाम 4:40 पर हेलीकॉप्टर लड़खड़ाया। करीब 10 सेकंड तक उसमें लड़खड़ाहट रही। करीब शाम 5 बजे रायपुर में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग करवाई गई। जिस वक्त हवा में सीएम रमन सिंह का हेलीकॉप्टर लड़खड़ाया था, उस वक्त उनके साथ शिक्षा मंत्री केदार कश्यप भी मौजूद थे। केदार कश्यप ने कहा कि वो हेलीकॉप्टर को लड़खड़ाते हुए देखकर बेहद डर गए थे, लेकिन सीएम के चेहरे पर जरा सा भी डर नहीं था। हेलीकॉप्टर में सीएम बेहद आराम से बैठे थे और उन्होंने केदार कश्यप का भी हौसला बढ़ाया। सुनिए केदार कश्यप की बात। मेरे साथ तो पहली घटना थी कि इस टाइप से हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस तरह तो होते रहता है, ये तो वो तो बड़े जिंदा दिल तरीके से बैठे थे और मुस्कुरा रहे थे। कुछ तकनीकी खामी की वजह से लगभग 100-150 फीट हमारा हेलीकॉप्टर नीचे आ गया था और लड़खड़ाने लगा था। और पायलट जी के पांडा जो कि चला रहे थे ये हेलीकॉप्टर, उन्होंने कहा है कि ये सामान्य घटना है। जी मीडिया संवाददाता देवेश तिवारी ने हेलीकॉप्टर के पायलट जी के पांडा से खास बातचीत की। इसमें एक चीज़ जानना चाहते हैं कि अगस्ता वेस्टलैंड जो हेलीकॉप्टर होता है, इसकी उम्र की लगभग कितनी होती है? जहाज की उम्र कोई नहीं होता। जहाज में सारे पार्ट बीच में बदलते रहते हैं। वो नया जैसे अगर उड़ रहा है मतलब वो जहाज सेफ टू फ्लाई है, कोई खराबी नहीं है जी। सारे पार्ट्स बदलता रहता है टाइमली। सारे इक्विपमेंट जो एक एक चीज़ होता है, जो मेन पार्ट होता है, वो चेंज होता रहता है। वह इस तरह के हादसे क्या पहले भी होते रहते हैं? जैसे हादसा कहा जाए या बाल बाल बचना, क्या कहा जा सकता है आप लोग की भाषा में? नहीं, ये है कि छोटा सा इंसिडेंट हुआ जो इमीडिएटली पायलट्स ने एक्शन लेके उसको सेफली उतार दिया।
ये सब चीज़ होता है। मतलब ऐसे नहीं है कि जहाज कोई मैकेनिकल चीज़ है, छोटा मोटा चीज़ें ऐसे बीच बीच में होता रहता है। क्या बदलने की जरूरत महसूस हो रही है हेलीकॉप्टर को, क्योंकि 8 साल का वक्त हो गया, अगस्ता वेस्टलैंड है? हो सकता है अभी डिसीजन लेंगे, क्योंकि 8 साल वक्त भी हो गया है, क्योंकि कोई भी चीज़ चालू करने से 1 साल लग जाता है, तो शायद इसीलिए वो चालू कर देंगे और जहाज हम नया भी हो सकता है। और भोपाल से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस मसले को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने हेलीकॉप्टर लड़खड़ाने की घटना पर ट्वीट करके भगवान का धन्यवाद दिया कि सीएम डॉक्टर रमन सिंह सुरक्षित हैं। पायलट जीके पांडा ने शानदार काम किया है, ये भी अपने ट्वीट में जिक्र किया सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान का ये माफ कीजिए, सीएम रमन सिंह का ये हेलीकॉप्टर लड़खड़ाया था हवा में। हालांकि पायलट की सूझबूझ से सुरक्षित लैंडिंग हो गई। उस पर ये शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के सीएम ने ट्वीट किया और भगवान का शुक्रिया अदा किया कि सीएम डॉक्टर रमन सिंह सुरक्षित हैं। आगे बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। यह सत्र खास इसलिए भी है क्योंकि यहां पर विपक्ष के पास कई मुद्दे हैं जिन्हें लेकर वो सदन में हंगामा बरपा सकता है। ऊपर से सत्ता पक्ष के विधायक और विपक्ष के विधायकों ने सवालों की झड़ी लगा दी है। लेकिन सरकार इस सत्र में कई विधेयक लाने जा रही है और बजट भी इसमें पेश होने वाला है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में शुरू हो रहा है बजट सत्र। जनता की बंधी उम्मीदें, विपक्ष हो सकता है हमलावर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है जो 31 मार्च तक चलेगा। इस बीच मुख्यमंत्री रमन सिंह 9 मार्च को राज्य का बजट पेश करेंगे। 10 और 11 मार्च को बजट पर सामान्य चर्चा होगी, जिसके बाद अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। इस बजट सत्र में बजट से ज्यादा खास जो होगा वो है 6 से ज्यादा संशोधन विधेयक। विधानसभा का बजट सत्र राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगा, लेकिन सरकार भ्रष्ट अफसरों की संपत्ति राजसात करने के लिए विधेयक लाएगी। भ्रष्टाचार से संबंधित करीब 6 संशोधन विधेयक लाए जा सकते हैं। लेकिन बजट में खास तौर पर कुछ सेक्टर्स पर ज्यादा जोर होगा जिनसे प्रदेश की ज्यादातर जनता जुड़ी है और उनके पैरामीटर्स पर आने वाला बजट अच्छा, बहुत अच्छा या सामान्य कैटेगरी में रखा जाएगा। ये सेक्टर्स हैं कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली पानी, उद्योग और ग्रामीण विकास, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर। जाहिर है बजट सत्र की अवधि काफी लंबी है। इन सभी विषयों पर मंथन भी होगा, लेकिन सरकार की कोशिश होगी कि वो सभी को संतुष्ट भी कर सके। शायद यही वजह है कि सत्र में सवालों की झड़ी लग सकती। बजट सत्र के लिए अब तक 2310 सवाल लगे हैं। इनमें 1294 तारांकित प्रश्न हैं और 1016 प्रश्न अतारांकित हैं। यानी सत्ता पक्ष के विधायक तो सवाल करेंगे ही, लेकिन विपक्ष सरकार को घेरने के लिए रणनीति बना चुका है। लाजिमी है कि सत्र हंगामेदार हो। कुल 19 बैठकों में विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के विधायक भी जनहित से जुड़े तमाम मुद्दों पर सरकार से सवाल कर रहे हैं, लेकिन सरकार भी इस सत्र में सभी को संतुष्ट करने के लिए तैयार है। विपक्ष अपनी बात करेगा, पक्ष और सत्ता पक्ष से उसका पूरा जवाब की तैयारी है और बेहतर एक बजट प्रस्तुत है। समय कम पड़ने से आप लोगों ने देखा होगा कि हमने बीच में भोजन अवकाश को हमने रद्द किया है। 5 बजे 5:30 बजे तक जो सदन चलता है उसके समय को और वृद्धि किया है। इसलिए सदन में चर्चा के लिए जो भी विषय आएंगे पर्याप्त समय उसके लिए और दिया जाएगा। लेकिन हंगामे का सबब हो सकती है विपक्ष की रणनीति, क्योंकि विपक्ष के पास सरकार को घेरने के लिए जनहित से जुड़े कई ज्वलंत मुद्दे हैं और उन मुद्दों में विपक्ष शुमार कर रहा है ऐसे विषय जो कई मंत्रालयों को कटघरे में खड़े करेंगे। इस बार विपक्ष के पास बस्तर में प्रशासनिक आतंकवाद का मुद्दा है। इसके अलावा भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। सूखे की स्थिति, धान खरीदी, किसानों की आत्महत्या, नौकरियों में आउटसोर्सिंग, वन भूमि सामुदायिक अधिकार पट्टा सीमित करना,
और मनरेगा में गड़बड़ी जैसे दूसरे मुद्दे भी अहम होंगे। और इसके संकेत सिर्फ प्रश्नों की संख्या के आधार पर ही नहीं मिल रहे, बल्कि विपक्ष ने खुले तौर पर इन प्रश्नों को अब तक सार्वजनिक मंच पर भी उठाया है। बहुत सारे मुद्दे हैं जो विधायक दल में चर्चा हो चुकी है और 1 तारीख को विधायक दल के नेता के साथ और बैठेंगे। यहाँ बस्तर में लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ किसान परेशान है, मजदूरों को रोजगार नहीं मिल रहा है, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, बेरोजगारों की नौकरी छीनी जा रही है। ये सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर हम विधानसभा में सरकार को घेरेंगे। यानी उम्मीद के मुताबिक छत्तीसगढ़ में कृषि क्षेत्र के अलावा सभी क्षेत्रों को इस बजट से बहुत कुछ खास मिलने वाला है, लेकिन बजट सत्र के हंगामेदार रहने के आसार भी ज्यादा हैं। बहरहाल विपक्ष के पास कई मुद्दे हैं, जाहिर है इन मुद्दों को विधानसभा में एक सम्मिलित आवाज भी मिलेगी। रायपुर से देवेश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।